कोलकाता की रहने वाली पूजा सिंह 29 जुलाई 2019 को इवेंट मैनेजमेंट में जुड़े एक काम के सिलसिले में बेंगलुरु आती है। मगर अगले ही दिन बेहद ही रहस्यमय तरीके से वो गायब हो जाती है। मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पूजा की तलाश शुरू की जाती है और फिर पुलिस एक ऐसी जानकारी लेकर सामने आती है जिसे सुनकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जांच में सामने आया पूजा का ये सच एक नादानी से जुड़ा हुआ था। पूजा के गायब होने के पीछे की वजह पूजा की वही नादानी थी। जो गलती पूजा से हुई थी वो गलती शायद आप, मैं या हर किसी से हो रही है। तो आखिर क्या है पूजा की गलती और पूजा के साथ ऐसा क्या कुछ हुआ? आइए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। यकीन मानिए इस पूरी कहानी को सुन करके आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। पूजा की इस कहानी से हम सबको एक लाइफ चेंजिंग सीख भी मिलने वाली है। तो वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्राइम अड्डा पर और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल क्राइम अड्डा को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इस कहानी को पूरा सुनने के बाद अपनी राय मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। आपका हर एक कमेंट मैं पूरे मन से पढ़ती हूँ और जो भी गलतियाँ होती है उनके ऊपर काम करती हूँ। हमारी मेहनत पसंद आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कहानी पूजा सिंह के नाम से एक महिला की है। पूजा कोलकाता में रहने वाली एक ऐसी महिला है जिसकी उम्र महज 32 साल ही थी और कुछ साल पहले तक पूजा बतौर मॉडल के रूप में काम किया करती थी और बाद में इन्होंने इवेंट मैनेजमेंट के रूप में काम की शुरुआत की। पूजा की शादी 7 साल पहले हो चुकी थी और पूजा पति के साथ कोलकाता में ही रहा करती थी। 29 जुलाई 2019 को पूजा को काम के सिलसिले में बेंगलुरु जाना पड़ता है और ये प्रोग्राम बेंगलोर के परहना अग्रहा नाम की एक जगह पर एक होटल में होना था। तय शेड्यूल के मुताबिक 29 तारीख को पूजा कोलकाता से फ्लाइट लेकर बेंगलोर के पास में ही एक कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आती है और यहाँ से एक ओला बुक कर लेती है होटल जाने के लिए। अब पूजा एयरपोर्ट से होटल जा रही थी, तभी ओला ड्राइवर से पूजा की थोड़ी बहुत बातचीत शुरू होती है। इस दौरान ड्राइवर का बिहेवियर पूजा को अच्छा लगता है और दोनों बात करते हुए होटल तक पहुंच जाते हैं। पूजा कार से उतर जाती है मगर होटल के अंदर जाने से पहले वो ड्राइवर को कहती है कि अगर पॉसिबल हो तो तुम मुझे 31 जुलाई 2019 को सुबह 4 बजे इसी होटल से पिक कर लेना, क्योंकि सुबह में ही मेरी बेंगलुरु से कोलकाता के लिए फ्लाइट है। 1200 रुपये में बात तय होने के बाद ड्राइवर हामी भर लेता है और वहां से चला जाता है। अब तारीख आती है 31 जुलाई 2019। सुबह के 4:45 पर पूजा अपने हस्बैंड को टेक्स्ट मैसेज के जरिए गुड मॉर्निंग कहती है और उसे बताती है कि मैं तय समय पर कोलकाता पहुंच जाऊंगी। पूजा के बताए शेड्यूल के मुताबिक ही पूजा का पति कोलकाता में पूजा का इंतजार करता रहता है मगर पूजा नहीं आती है। यहाँ तक कि शाम हो जाती है मगर पूजा का कहीं कोई अता पता नहीं चल पाता है। पूजा का पति करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों तक फोन करता है मगर कहीं से भी पूजा के बारे में कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आ पाती है। पूजा के पास 2 मोबाइल फ़ोन थे मगर दोनों ही मोबाइल फ़ोन लगातार स्विच ऑफ आ रहे थे। इसलिए पूजा के परिवार वालों की चिंता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी ये लोग पूजा की तलाश में लगे ही हुए थे कि तभी पूजा एक मैसेज करती है। मैसेज में लिखा हुआ था कि आई एम इन हैदराबाद, सम इमरजेंसी नीड कैश। एक मैसेज के जरिए पूजा पति से अर्जेंटली 5 लाख रुपए की डिमांड कर देती है। इन मैसेज को देखकर वो तुरंत पूजा को फोन करने की कोशिश करते हैं मगर मोबाइल फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. थोड़ी देर इंतजार करने के बाद ये वापस मैसेज करते हैं कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो जल्द से जल्द मुझे फ़ोन पर बात करो। इस मैसेज का दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है और फिर मैसेज का सिलसिला भी बंद हो जाता है। पैसों की डिमांड वाले मैसेज से पूजा के पति अनहोनी की आशंका में घिर जाते हैं और वो भागते हुए कोलकाता के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और पूजा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और इस दौरान वो पैसे की डिमांड वाले मैसेज का भी जिक्र करते हैं। कोलकाता पुलिस मिसिंग रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है
मगर इस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। रिपोर्ट को दर्ज हुए कई दिन बीत जाते हैं, मगर पुलिस की ओर से एक भी अपडेट परिवार वालों को नहीं मिल पाती है। इधर कोलकाता में पूजा के परिवार में अलग तरह की हलचल मची हुई थी और दूसरी तरफ बेंगलुरु पुलिस एक अलग ही केस को सुलझाने में अपना पसीना बहा रही थी। यहाँ मामला था 31 जुलाई 2019 को ही कुछ स्थानीय लोग पुलिस वालों को कैंपागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंपाउंड में पड़ी एक लाश के बारे में जानकारी देते हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है और लाश की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। कंपाउंड में मिला हुआ शव किसी महिला का था। हालांकि उसका चेहरा पहचानना नामुमकिन था, क्योंकि चेहरे पर इतनी बुरी तरीके से कुचला गया था कि पूरा का पूरा हुलिया ही बदल चुका था। उस शव के पास एक भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं मिला था जिससे उसकी पहचान हो सके। लाश मिलने के बाद पुलिस इसकी पहचान करने के लिए शव के लिए डिटेल सभी थानों में भिजवा देती है और अलग अलग थानों में दर्ज मिसिंग रिपोर्ट भी मंगवाई जाती है, ताकि उन रिपोर्ट में दर्ज किसी भी डिटेल के आधार पर शायद इस शव को पहचाना जा सके। मगर कहीं से भी उस शव की पहचान नहीं हो पाती है। काफी इंतजार के बाद जब उस शव को पहचान नहीं हो पाती है, तो पोस्टमार्टम के बाद कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए पूरे सम्मान के साथ पुलिस की निगरानी में शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उस शव के पास में मिले सामान इकट्ठा कर लिए जाते हैं। इसके अलावा अंतिम संस्कार से पहले शव के शरीर पर मौजूद टैटू की भी तस्वीरें ली जाती है। बेंगलुरु पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार जरूर कर दिया था, मगर तब भी पुलिस वालों की पूरी कोशिश थी कि कैसे भी उस महिला के परिवार वालों तक पहुंचा जा सके। इसी कोशिश में एक जांच टीम बनाई जाती है और महिला के परिवार वालों का पता लगाने का सिलसिला शुरू होता है। सबसे पहले पुलिस उस महिला के शरीर पर मौजूद टैटू की मदद से उसकी पहचान करने की कोशिश करती है, मगर काफ़ी कोशिश के बावजूद पुलिस वालों की कामयाबी हाथ नहीं लग पाती है। इसके बाद पुलिस कपड़ों के जरिए महिला की पहचान करवाने की कोशिश करती है। दरअसल पुलिस महिला के शरीर से बरामद कपड़ों के ब्रांड का पता लगाती है और फिर उस ब्रांड के आउटलेट पर जाकर देश भर में पिछले 2 साल में साइज के अनुसार कपड़ों की खरीदारी करने वाले सभी कस्टमर की डिटेल निकलवाती है। ये काम आसान नहीं होता है। इसके बावजूद पुलिस कई तरीके से इसी काम में लगी रहती है और इसी जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिलती है कि कुछ इस तरह के कपड़ों की खरीदारी कोलकाता में की गई है और इसी आधार पर पुलिस वाले अब पता लगाते हुए कोलकाता पहुंच जाते हैं। यहाँ पर आकर पिछले कुछ महीनों में कोलकाता में दर्ज की गई सभी थानों की मिसिंग रिपोर्ट मंगवाई जाती है। सभी मिसिंग रिपोर्ट में डिटेल्स स्टडी की जाती है। मिसिंग रिपोर्ट की स्टडी करने के बाद न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मिसिंग रिपोर्ट में बेंगलुरु में मिली लाश का हुलिया काफी हद तक मिलता जुलता पाया जाता है। केस की फाइल अच्छी तरीके से चेक करने के बाद पुलिस अनुमान लगा लेती है कि बेंगलुरु में पिछले दिनों पुलिस वालों को जो लाश मिली थी, वो लाश किसी और की नहीं बल्कि पूजा सिंह के नाम से हो सकती है, जिसकी मिसिंग रिपोर्ट न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई थी। इसी के बाद बेंगलुरु पुलिस इस बात को कंफर्म करने के लिए 16 अगस्त को पूजा सिंह के भाई को फोन करती है। फोन मिलते ही बिना किसी को बताए पूजा का भाई तत्काल ही फ्लाइट लेकर बेंगलुरु चला जाता है। यहाँ पुलिस उसे शव के पास से बरामद सभी दूसरी चीजें तथा तस्वीरें दिखाती है। भले ही चेहरा नहीं दिख पा रहा था, मगर सभी दूसरी चीजों को देखकर पूजा का भाई ये कंफर्म कर देता है कि वो मृत महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन पूजा ही थी। इसके बाद पूजा का भाई तुरंत अपने जीजा तथा अपने पिता को फोन करके सारी घटना की जानकारी देता है। वो लोग भी जानकारी मिलते ही अगले ही दिन फ्लाइट लेकर बेंगलुरु पहुंच जाते हैं। ये लोग भी पूजा की आइडेंटिटी को कंफर्म कर देते हैं। जांच के दौरान कोलकाता पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आती है। पूजा के गायब होने के तुरंत बाद ही पूजा के पति ने कोलकाता में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उसमें पूजा के बेंगलुरु जाने का भी जिक्र किया गया था। ढंग से ये अगर काम होना चाहिए था तो कोलकाता पुलिस उसे तुरंत बेंगलुरु पुलिस को इस मिसिंग रिपोर्ट के बारे में जानकारी दे सकती थी, मगर कोलकाता पुलिस केस दर्ज करने के बाद फाइल को यूं का यूं ही धूल खाने के लिए छोड़ देती है। वो तो बेंगलुरु पुलिस की मेहनत थी जो पूजा का परिवार उससे मिल पाया। खैर, पुलिस ने इस बात का तो पता लगा लिया था कि मरने वाली महिला कोई और नहीं
बल्कि पूजा सिंह है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात का पता लगाना थी कि आखिर इस महिला की ऐसी हालत किसने की है। पूजा के ईमेल का एक्सेस पूजा के पति के पास में भी था और इसी मेल से पता चलता है कि पूजा ने बेंगलुरु में लैंडिंग के बाद होटल तक जाने के लिए ओला कैब बुक की थी। पुलिस अब उसी ओला कैब को ट्रेस करने में कोशिश में लग जाती है, तो पता चलता है कि पूजा द्वारा की गई बुकिंग में ओला कैब की आखिरी बुकिंग थी, यानी कि पिछले 17-18 दिनों से उस कैब की दोबारा कोई बुकिंग हुई ही नहीं थी। पुलिस डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि उस कार के ड्राइवर का नाम एच.एम. नागेश था, जिसकी उम्र महज 22 साल थी। पुलिस अब मोबाइल नंबर के जरिए नागेश को ट्रेस करने की कोशिश करती है और इसी ट्रेसिंग के दौरान पुलिस के सामने एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आती है कि जब पूजा के पति के पास पैसों की डिमांड वाला मैसेज आया था, तब पूजा के मोबाइल का लोकेशन और नागेश के मोबाइल का लोकेशन एक ही था। और इसी जानकारी के सामने आने के बाद पुलिस वाले ओला ड्राइवर एच.एम. नागेश के पीछे पड़ जाते हैं और बहुत ही जल्द वो एच.एम. नागेश को पुलिस अपनी हिरासत में ले लेती है। पहले तो नागेश पुलिस की हर एक आरोप को नकार देता है, मगर जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करना शुरू करते हैं तो नागेश एक के बाद एक ऐसे राज उगलता है जो सबको हैरान कर देते हैं। नागेश का खुलासा बेहद ही हिला देने वाला था। नागेश के खुलासे के मुताबिक पूजा ने ओला ऐप के जरिए नागेश की कार को बेंगलुरु के क्रिसेंट रोड के से सहारा पेवेलियन होटल तक छोड़ने के लिए बुक किया था और इसी सफर के दौरान पूजा ड्राइवर से बातचीत करती है। नागेश का व्यवहार पसंद आने पर उससे कहती है कि अगर अगली सुबह यानी कि 31 जुलाई को मुझे सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ने के लिए वापस आ सको तो बहुत अच्छा होगा। मुझे एयरपोर्ट जाना है और अगर तुम आ सको तो मुझे सुबह पिक कर लेना, क्योंकि इतनी सुबह शायद कोई दूसरी कार मुझे समय पर ना मिल पाए। नागेश मान जाता है और अब 1200 रुपए में ये बात तय हो जाती है। ये डील होते ही नागेश के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आना शुरू होता है और वो पूजा को लूटने का प्लान बनाना शुरू कर देता है। दरअसल नागेश को लगता है कि पूजा बहुत ही अमीर है और उसके पास ढेर सारा पैसा और ज्वेलरी हो सकती है। बस इसी लालच में पड़ते ही नागेश एक दुकान से चाकू खरीदता है और उसे अपनी कार की सीट के नीचे छुपा देता है। इसके अलावा कार का जैक रॉड भी वो अपनी सीट के पास ही रख लेता है। इसके बाद डील के मुताबिक ही नागेश अपनी कार लेकर सुबह के 3:45 पर पूजा को लेने के लिए होटल तक चला आता है। पूजा भी तैयार ही थी। जल्दी से वो कार में बैठ जाती है और कार एयरपोर्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। क्योंकि पूजा बहुत ज़्यादा थकी हुई थी और उसने सही ढंग से नींद भी पूरी नहीं ली थी, इसलिए कार के अंदर जाते ही पूजा की आंख लग जाती है। जैसे ही नागेश को लगता है कि पूजा सो गई है, वो एयरपोर्ट का रास्ता छोड़कर एक दूसरे रास्ते की तरफ अपनी कार को मोड़ देता है। क्योंकि पूजा नींद में थी, इसलिए उसे इस बात का पता नहीं चल पाता है और इसके बाद बड़े आराम से नागेश कार को चलाते हुए एक सुनसान इलाके में ले जाता है। सुनसान इलाके में पहुंचने के बाद वो पूजा को जगाता है और उससे जल्द सभी सामान देने को कहता है। पूजा विरोध करती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है, चिल्लाने की पूरी कोशिश करती है, मगर पूजा चिल्ला नहीं पाती है। उससे पहले ही नागेश अपने पास मौजूद लोहे का रॉड सीट से नीचे से निकाल करके और पूजा के सर पर जोर से दे मारता है। रोड की चोट की वजह से पूजा वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। पूजा के बेहोश होते ही नागेश पूजा के फिर से कार के अंदर डालता है और वो उसे वहां से लेकर कदाय पनाहल्ली नाम की एक जगह पर चला जाता है। यहाँ आकर वो एयरपोर्ट के कंपाउंड में अपनी कार खड़ी करता है और वहां पर रुकते ही पूजा वापस होश में आ जाती है। होश में आने के तुरंत बाद ही पूजा दरवाजा खोलकर कार से निकलकर लड़खड़ाते हुए कदमों से वहां भागने की कोशिश करती है। ये देखकर नागेश भी उसके पीछे दौड़ना शुरू करता है। दौड़ते दौड़ते ही नागेश अपने पास में छुपाए हुए चाकू को बाहर निकालता है और पूजा पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर देता है। चाकू के लगातार वार की वजह से पूजा बुरी तरीके से लहूलुहान हो जाती है। वो मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश भी करती है, मगर इतनी सुबह कोई भी उसकी चीखें सुनने वाला नहीं होता है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पूजा को कम से कम 22 बार चाकू मारे गए थे। इतने हमलों के बावजूद पूजा अभी भी सांसें ले रही थी। ये देखकर नागेश को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो पास में खड़ा बड़ा सा पत्थर का जो टुकड़ा था उसे उठाता है और पूजा की छाती पर दे मारता है और पत्थर के वार की वजह से आखिरी बार पूजा की सांसें टूट जाती है। नागेश ने पूजा की जान तो ले ली थी, मगर उसे अब ये डर सताने लगा था कि पूजा की पहचान हो जाएगी और वो बहुत जल्द पकड़ में आ जाएगा। इसलिए वो वहीं पर पत्थर का टुकड़ा जो पड़ा हुआ था उसे एक बार फिर से उठाता है और बार बार पूजा के चेहरे पर मारना शुरू कर देता है। वो तब तक पत्थर से मारता है जब तक कि पूजा का पूरा चेहरा बिगड़ नहीं जाता। पूजा को मारने के बाद वो लाश को पास के ही झाड़ी में फेंक देता है। इसके बाद वो पूजा का सभी सामान अपने कब्जे में कर लेता है। नागेश को उम्मीद थी कि पूजा के पास उसे लाखों रुपए मिलेंगे, मगर पूजा के पर्स में तो सिर्फ 500 का एक नोट पड़ा हुआ था तथा 2 क्रेडिट कार्ड भी थे। इसके अलावा पूजा के पास से 2 मोबाइल फोन मिले, जिनमें से एक मोबाइल फोन एप्पल का था और वहीं दूसरा फोन वीवो कंपनी का था। नागेश वो 500 रुपए तथा दोनों मोबाइलों को लेकर वहां से चला जाता है और पास के मोबाइल शॉप में जाकर वीवो मोबाइल का IMEI नंबर बदलवा देता है ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जा सके, जबकि आईफोन को वो किसी दूसरे व्यक्ति को सस्ते दामों में बेच देता है। इसके अलावा वो पूजा के मोबाइल वॉलेट से कुछ 1000 अपने वॉलेट में ट्रांसफर भी कर लेता है। इसके बाद वो पूजा को वीवो मोबाइल से ही टूटी फूटी अंग्रेजी में पूजा के पति से 5 लाख रुपए की डिमांड करता है, मगर टूटी फूटी अंग्रेजी देखकर पूजा के पति को अंदाजा हो जाता है कि ये तो पूजा ने नहीं लिखा है। इसके बाद ही वो पुलिस के पास में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाने जाता है। पुलिस के मुताबिक ये सब कुछ टल सकता था अगर पूजा ने थोड़ी सी नादानी नहीं की होती। दरअसल पूजा ने दोबारा ड्राइवर से जब सुबह के समय में पिक करने की बात की थी तो वो डील ओला के ऐप के माध्यम से नहीं बल्कि अपने डायरेक्ट बस बातचीत के जरिए से ही की थी। पुलिस के मुताबिक अगर पूजा ने ये राइड ऑनलाइन ऐप के जरिए की होती तो शायद नागेश ऐसा कुछ कर ही नहीं पाता, क्योंकि ऐसी स्थिति में ड्राइवर के पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अगर वो ऐप के जरिए बुक करती तो उस तक मदद भी बहुत जल्दी पहुंच सकती थी। मगर चंद पैसे बचाने के लिए या फिर सुबह जल्दी कार ना मिल पाने की फिक्र की वजह से पूजा ने ड्राइवर से ऑफ द प्लेटफॉर्म डील कर ली। इस डील की कीमत पूजा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। अक्सर कार बुकिंग ऐप तथा पुलिस की ओर से भी कहा जाता है दोस्तों कि कभी भी ऑफ द प्लेनेट डील ना करें। ऐसा करने से आप चंद पैसे तो बचा लेंगे, मगर किस्मत खराब हुई तो आपकी सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है और आपके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो सकती है। तो हमेशा हमें सावधान रहना चाहिए। फिलहाल नागेश की बात करें तो इस पूरे खुलासे के बाद उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल उस पर पूजा की हत्या सबूत मिटाने तथा लूटपाट करने जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला चल रहा है। 2021 में पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल की जो शीट थी वो फाइल दर्ज करवा दी थी। फिलहाल सलाखों के पीछे नागेश सजा का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, आपके अनुसार ऑनलाइन कैब बुकिंग सर्विस का यूज करते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, आप मुझे कमेंट में भी जरूर बताइएगा। और आप सबसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी कमेंट में हर एक मैसेज को अच्छे से पढ़ा कीजिए, जैसे कि मैं पढ़ती हूँ। और अगर आपकी हमारे चैनल के लिए कोई भी राय है या कोई एडवाइस है तो वो भी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकन अभी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको मिल सके। मिलती हूँ नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आपका छोटा सा शेयर शायद किसी को सावधान कर सकता है, किसी की जिंदगी बचा सकता है। तब तक के लिए गुड बाय।